और प्रधानमंत्री का भाषण यूं समाप्त हुआ। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मीरा शंकर जी हैं, जो अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी हैं, और मनोज जोशी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो ऑर्केस्ट्रा का ट्यून सेट हो चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि नई सिम्फनी ऑलरेडी तैयार है, बज रही है। उनके भाषण पे पहली प्रतिक्रिया आपकी, मीरा शंकर जी। अब उन्होंने 2-3 चीज़ों पे जोर दिया है। एक तो जो अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में जो आइडियाज़ का फ्लो रहा है, जबकि हम लोग इतने करीब नहीं थे, फिर भी जैसे थूरो के जो आइडियाज़ थे वो महात्मा गांधी पे असर पड़ा, महात्मा गांधी के आइडियाज़ मार्टिन लूथर किंग पे पड़े, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी आइडियाज़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। दूसरा तो एक तरफ तो लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया गया है जी, कि भारत और यूएस दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, और इसमें जो है ये मूल्य बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। दूसरा, जो अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच जो सामरिक साझेदारी है, उसके ऊपर भी जोर दिया है, और ये कहा गया है कि न केवल ये जो साझेदारी है न केवल अमेरिका और भारत के लिए महत्वपूर्ण है, पर पूरे एशिया में शांति, समृद्धि और स्थिरता लाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाती है। आतंकवाद पे जोर दिया गया है कि आतंकवाद को के खिलाफ हमें एकजुट होके लड़ना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये अच्छा आतंकवादी है या बुरा आतंकवादी है। और क्या ऐसा है क्या कि आतंकवाद पे दुनिया में लोग एकजुट होकर नहीं लड़ रहे हैं? हाँ, वो तो है, क्योंकि कहते हैं ना, कहते हैं कि वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ साफ कह दिया कि पड़ोस में पैदा होता है। सो पॉलिटिक्स की तौर से टेररिज्म को देखना और उसको एक तरीके का लीवरेज बना देना, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए विश्व में। और फिर लेकिन जब उन्होंने अमेरिका का आभार जताया कि मुंबई हमले में हमारी साइड रहा, उसका हासिल क्या है, उसका नतीजा क्या है? वो साइड तो था, वो नतीजा तो पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि जो आतंकवादी हैं जिन्होंने ये हमला किया था वो पाकिस्तान में बैठे हैं, और वहाँ पे न तो इतना विल दिख रहा है कि न ही कुछ इच्छा दिख रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत एक टेस्ट केस हो गया है कि वो मुंबई का जो केस है, और अब पठानकोट भी, और पठानकोट, उसको किस तरीके से आगे ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। मनोज जी, शुरुआत उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के बलिदानों के साथ की, और बाद में जब उनका भाषण बढ़ता है तो उसमें अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों पर बहुत जोर है, खासकर सागरी रक्षा संबंधों, मतलब समुद्री, मतलब वो पूरा एक नक्शा खींचते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक हम एक स्वाभाविक दोस्त की तरह उभरते चले जा रहे हैं। इस भाषण में मैं मनमोहन सिंह का 2005 का भाषण देख रहा था, हालांकि 11 साल का वक्त बहुत लंबा होता है इसके बीच में। नॉर्मन बोरलॉग ही एक कॉमन है दोनों के भाषण में, बाकी लोकतंत्र का यहाँ बखान वहाँ बखान, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिस वक्त यहाँ पर एक फिल्म के रिलीज होने पे बात हो रही है, वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है। लेकिन फिर भी ये प्रधानमंत्री के भाषण का मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर जब वो कहते हैं कि एशिया में कोई अग्रीड सिक्योरिटी आर्किटेक्चरल सिस्टम नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, इसको किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली जो शीत युद्ध में था, नेटो था, वॉर्सो पैक्ट उधर था, शीत युद्ध खत्म हुआ, पर नेटो तो अभी है। वो खासकर ज्यादातर उत्तर अटलांटिक, अमेरिका और यूरोप को साथ जोड़ता है। सवाल जो है पैसिफिक में, एशिया पैसिफिक में जो मुद्दा है,
वो ये है कि यहां पे एक आर्किटेक्चर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अलग अलग जो यहाँ के देश हैं उनमें आपस में भी विवाद हैं। अगर चीन और वियतनाम या चीन और जापान या जापान और दक्षिण कोरिया, भारत पाकिस्तान, अगर जो हमारे आपसी विवाद हैं तो उसमें एक आर्किटेक्चर आप वहां पे सामने नहीं खड़ा कर सकते हैं। पर वो अपना स्टैम्प तो लगा रहे हैं, अपना एक आइडिया तो दे रहे हैं कि नहीं है, भले हम खड़ा नहीं कर सकते देखिए लेकिन नहीं है, वो तो हम सब जानते हैं। हाँ। इस समय जो है दो चीजें नजर आ रही हैं अभी। जो एक हफ्ते पहले एस्टन कार्टर जो हैं शैंग्रीला डायलॉग में बोले, वहां उन्होंने एक नया फॉर्मुलेशन दिया, प्रिंसिपल्ड सिक्योरिटी नेटवर्क, सैद्धांतिक सिक्योरिटी नेटवर्क की बात कही। नेटवर्क, ये नहीं कहा कि उन्होंने कि अलायंस होगा। तो उन्होंने, उसका मतलब ये था कि अगर आप इस समय एशिया पैसिफिक में देखें, पुराने जमाने में जो था वो हब एंड स्पोक सिस्टम था कि अमेरिका जो है बीच में था। अमेरिका का रिश्ता जापान से था, अमेरिका का रिश्ता साउथ कोरिया से था, अमेरिका का रिश्ता फिलीपींस के साथ। पर अब जो है अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इनके आपस में भी रिश्ते बने, जो ये ट्राइलैटरल जो है, जिसमें भारत में भी है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जापान, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ये ट्राइलैटरल एक नेटवर्क्स बन रहे हैं। पर ये अलायंसेस नहीं हैं, ये नेटवर्क्स हैं। तो ये नेटवर्क का जो शब्द है ये बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल किया गया है। पर इसके जो चीन की तरफ से जो है सीका एक संस्था है जिसका भारत भी सदस्य है। चीन कहता है कि ये सीका को जो है, और सीका में लगभग पूरा एशिया उसमें है जी। वो सोचता है कि सीका जो है सामने आए, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्सर जिक्र किया है एशिया फॉर एशियंस। एक उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ जब वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं कि पड़ोस में आतंकवाद पैदा हो रहा है, इन यात्राओं से, अफगानिस्तान, ईरान से जो अभी इनका सिलसिला चला है, इधर हाल की यात्राओं से ऐसा लगता है कि वो बहुत मुखर होकर कह रहे हैं कि हमारे साथ अगर रिश्ता निभाना है, मतलब अगर ये बात ना भी हो तो पाकिस्तान के साथ अगर बहुत करीब जाकर हमसे वो नहीं बन पाएगा। वो बहुत स्पष्टता के साथ खींच देते हैं वो लाइन, जो मैं मनमोहन सिंह के लाइन में नहीं देख रहा था कि वहां भी आतंकवाद की बात है, पर इस तरह से कि पड़ोस में मेरा आतंकवाद, मेरे पड़ोस में आतंकवाद पैदा होता है। वो बिल्कुल अमेरिकी प्रतिनिधियों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को वो एक तरह से संदेश दे रहे हैं कि देखिए, ये काफी, मेरे लिए तो एक काफी आश्चर्य की चीज है कि भारत में बड़ा आतंकवादी हमला 2008 के बाद नहीं हुआ है। पठानकोट कहा जाता है, पर अगर आप देखें पठानकोट में, अगर आप उसका विश्लेषण करें तो पठानकोट में एक सैनिक फैसिलिटी के ऊपर हमला हुआ था, जहां बंबई में सिविलियनों को जो है आम आदमी को टारगेट किया गया था। फिर भी ये सरकार जो है इसने आतंकवाद को जो है इतना उछाला है पूरे विश्व में जो है। आज ही अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है, वहां के वेबसाइट पर है कि आतंकवाद से मरने वाले लोगों की संख्या में 13.4% की कमी आई है 2015 के साल में। 2014 के साल में था। एक और स्टडी देख रहा था कि लगभग 161 देशों में से 90 देश बिल्कुल आतंकवाद से प्रभावित। देखिए, मैं तो आपको और आंकड़े दे सकता हूं। हाँ। जहां तक कि पाकिस्तान ओरिजिन के जो आतंकवाद है, हाँ। ये साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है, हाँ। दिल्ली की साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है, हाँ। उसके आंकड़े जो हैं वो आपको दिखाएंगे कि 2008 के बाद पाकिस्तान ओरिजिन का आतंकवाद हिंदुस्तान में जो है घटता चला आ रहा है। तब ये मुझे समझ नहीं आता है कि इतना जो है पाकिस्तान के ऊपर जोर क्यों दिया जा रहा है। यहां पे तो कांग्रेस को यह भी कहा गया कि रिफ्यूजिंग टू रिवॉर्ड देम इज द फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस में, पर वो साफ साफ कह रहे हैं, मुझे ये बात ठीक लगी कि अगर वो अपनी विदेश नीति को आउटलाइन कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं, तो साफ साफ कह रहे हैं पाकिस्तान के मैसेज को देकर हमारी कि आपको भी दिखाना पड़ेगा, आपको रिफ्यूज करना पड़ेगा। मैंने उनके सदन में खड़े होकर, क्या आप ऐसी हालत में हैं कि आप दुनिया की जो विश्व शक्ति है उसको आप क्या कह सकते हैं कि या तो आप पाकिस्तान को चुनिए या हमें चुनिए?
पर उन्होंने उसका जिक्र तो किया मीरा जी। हाँ? नहीं, जिक्र तो किया है। हाँ। पर जैसे कि मनोज कह रहा है हाँ। कि वो एसिमेट्री ऑफ पावर रहती है। हाँ। तो उसमें किस हद तक हम ये कह सकते हैं कि आइदर और, वो तो इसी विश्व शक्तियां जो होती हैं उनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये जरूर है कि साफ साफ उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ हमें एकजुट होके लड़ना चाहिए और उसको फिर मुनाफा नहीं देना चाहिए, रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए। पर इसमें एक और चीज, क्या ये सही है इसको इस तरह से देखना कि वो ना सिर्फ अमेरिका और भारत के रिश्तों के प्रति, संबंधों के प्रति एक रूटीन आभार भी है एक तरह से। हर किसी का भाषण देखता हूं तो दो महान लोकतंत्र हैं, दो उस लोकतंत्र की अपनी कमियां भी हैं, उसी लोकतंत्र के राज्यसभा में कैसे सीटों की खरीद बिक्री हो रही है, तो बहुत गुणगान हो जाता है, हम लोग भी एक तरह से बह जाते हैं। पर फिर भी उन गुणगानों के अलावा वो एक अपनी छाप छोड़े जब वो कह रहे हैं कि भारत भी बहुत तरह के बाहरी मानवीय मददों में शामिल रहा है, मालदीव, नेपाल, इन सब की गिनती गिना रहे हैं कि हम वो देश नहीं है जो सिर्फ मांगने आए हैं, बल्कि हमारी भी जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है हम वो प्ले कर रहे हैं। तो मैं ये दोनों का भाषण देख रहा था 2005 और इसके तुलना में, तो मुझे ये बात थोड़ा ज्यादा मोटे तौर पर उभरती हुई लगी। तो आपकी राय जानना चाहता हूँ इसे। ये बिल्कुल, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो जहां तक ये मुद्दा होता था कि इंडिया एज अ ग्लोबल पावर, तो हम लोग थोड़ा पीछे हट जाते थे और कहते थे कि हमारी अंदरूनी समस्याएं इतनी हैं, हम पहले उनसे निपट लें और मतलब विश्व में शक्ति बनना तो आगे की बात है। और जहां मोदी जी हैं वो कहते हैं कि वो पीछे नहीं हटते इसमें, और वो चाहते हैं कि, और कहते भी हैं कि हिंदुस्तान विश्व में एक भूमिका निभा सकता है और निभा रहा भी है। एक आपसे मुझे एक चीज याद आई इस पे। सन 85 की बात है, राजीव गांधी अमेरिका ही आए थे और यही मतलब कांग्रेस को उन्होंने एड्रेस किया। वापस जा रहे थे, यहां से मॉस्को चले गए आकस्मिक, और उन्होंने हवाई जहाज में एक स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका चाहता है कि हम भी अपने इलाके में अपनी भूमिका जो है अदा करें। मतलब उनका मतलब था श्रीलंका से, कि अमेरिका ने तय कर लिया था कि अगर हिंदुस्तान जो है श्रीलंका में कोई रोल करना चाहता है तो आगे बढ़े। भारत आगे बढ़ा 87 में, और उसका नतीजा जो है काफी उल्टा रहा हमारे लिए। पर दोनों में अंतर है कि यहां वो बता रहे हैं कि हम ये भी करते रहें, मतलब अपना बताना भी। मैं इसका नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ मनमोहन सिंह के भाषण से ही मैं तुलना कर रहा था कि हालांकि अमेरिका का प्रेस मतलब उतना उत्साहित नहीं है इन भाषणों से या इस आयोजन से, क्योंकि वहां एक परंपरा जैसी है, वहां अभी भी हिलेरी क्लिंटन की खबर ही छाई हुई है, लेकिन हम थोड़े उत्साह में ज्यादा बह जाते हैं। तो ठीक है, ये एक भाषण हमारी विदेश नीति का एक सार्वजनिक प्रमाण है, मतलब बाहर एक तरह से जो बोल रहे हैं तो हम उसी की समीक्षा कर रहे हैं। जहां तक कि भाषण है, अच्छा भाषण था, और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं एक बहुत बढ़िया स्पीकर हैं, और हालांकि अंग्रेजी में बोल रहे थे, फिर भी जो है भाषण उन्होंने काफी मजा हुआ भाषण दिया है। जो उनकी जो ऑडियंस है उसको देख के, यूएस कांग्रेस के सदस्य हैं, उनको देख के काफी मजा हुआ भाषण दिया, और आपने रिएक्शन देखा, मतलब काफी खुश थे लोग, काफी खुश थे। मतलब ये कि अमेरिका की नब्ज पकड़ लिए उन्होंने, और बहुत सफाई से लोगों से संवाद भी कर गए हैं। अगर आप मनमोहन सिंह का भाषण देखें और मोदी का भाषण देखें तो वो लगेगा कोई एकेडमिक भाषण है। मतलब एकेडमिक कहने का मतलब बुरा नहीं होता है, एकेडमिक भाषण ही अच्छा भाषण होता है, लेकिन ये भाषण भी खराब नहीं, ये भी बहुत अच्छा भाषण है। पर इनकी एक लाइन है जिसमें मैं आप दोनों का कमेंट चाहता हूं कि लास्ट में आके कहते हैं, बट सिंस आवर इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स कन्वर्ज, द ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड डाइवर्सिटी इन आवर पर्सपेक्टिव्स कैन ओनली एड वैल्यू टू आवर पार्टनरशिप। मुझे ठीक लगा कि आप वहां पे, हम बहुत पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन फैसले लेने में स्वायत्त ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। इससे अगर कोई कह रहा है तो सिर्फ वो प्लेइंग टू द गैलरी, मतलब ताली के लिए ही नहीं कह रहा है, अपनी हैसियत भी थोड़ी सी जता रहा है कि हम कौन हैं, हम शायद वो बदला हुआ भारत है। बिल्कुल, मतलब ये कि अमेरिका और भारत का एक दूसरे के साथ
एक दूसरे के करीब आ रहे हैं वो इस वजह से कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं। खास तौर से अगर आप एशिया में देखें तो एक संतुलन एशिया में बनाए रखना जो कि यहाँ की शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए काम करेगा, तो उसमें भारत और अमेरिका को साथ साथ काम करना जरूरी है। पर ये भी नहीं है, ये भी मतलब, नहीं है कि हर चीज में हमारी हामी होगी अमेरिका के साथ, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जहां हमारे विचार और अमेरिका के विचार फर्क नहीं मिलते। जिसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे ये नजर आ रहा है कि 2 साल जो है ये बहुत बड़ा हाइप रहा है। मतलब जहां तक कि मोदी जी का सवाल है, अमेरिका गए और फिर वो पूरा सूट ऊट का हिसाब हुआ और ये हुआ, फिर ओबामा यहां आए, बैरक और ये सब चला। ठीक है। अब मुझे लगता है कि एक उसमें बैलेंस आ रहा है, संतुलन आ रहा है रिश्तों में। मोदी के मस्तिष्क में, दिमाग में भी एक किस्म का बैलेंस आ रहा है और उस बैलेंस का नतीजा ही ये जो शब्द आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ऑटोनॉमी एक चीज, एक डिसीजन मेकिंग में मेरी नजर वहां गई। नहीं, मैं आपको एक और बताऊंगा, एक और चीज बताऊंगा। जॉइंट स्टेटमेंट में पहली बार साउथ चाइना सी का वर्णन नहीं है, साउथ चाइना सी शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। 2014 में जब मोदी वहां गए, 2015 में जब ओबामा यहां आए, तो जब ये नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की बात हुई, उसके साथ लिखा था इन कॉमा स्पेशली इन साउथ चाइना सी। 2014, 2015, 2016 में गायब है। इसका मतलब यह है कि इंडियन पॉलिसी जो, भारत की पॉलिसी जो है, उसने एक हल्की सी कदम पीछे को ली है कि चाइना के सामने साउथ चाइना सी का जब हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन साउथ चाइना सी के साथ जोड़ते हैं, तो हम उसके सामने जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेड रैग जो है एक उन्होंने योगा के बहाने कह दिया कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का दावा वो भी देखिए नहीं कहा, करते बहुत बढ़िया। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में चोरी छुपे ये बहस हो रही है कि आईपीआर के साथ जो करार हो रहा है उसमें हम काफी नुकसान के उसमें हैं। तो हालांकि हम ताली वाला पक्ष तो देख लेते, लेकिन आईपीआर की दुनिया में क्या हो रहा है वो हम शायद नहीं देख पाते हैं। पर आप दोनों से मैं जानना चाहता हूं 30-30 सेकंड में कि सचमुच सिम्फनी बज रही है क्या दोनों के बीच में? सिम्फनी बज रही है कहना मैं समझता हूं कि जरा थोड़ा सा जो है जरा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कह दिया है। सिम्फनी नहीं बज सकती है, सिम्फनी नहीं बज सकती है क्योंकि ये एक 2 अलग अलग सिम्फनियां हैं। जो हम अगर एक किसी किस्म की रीजनल पावर है और अगर हम कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारा मकसद है, तो ऐसी सूरत में हम जो है हमारी सिम्फनी अलग होगी, हमारा बैंड अलग होगा, उनका बैंड अलग होगा। ये जरूर है कि हम साथ साथ जो है मार्च कर सकते हैं, जैसे आप देखते हैं बीटिंग रिट्रीट में करते हैं। ऐसे कह सकते हैं ना, जैसे मनोज जी कह रहे थे कि अलग अलग सिम्फनीज होंगी, पर कहीं कहीं ऐसा है कि वो ट्यून बिगड़ जाएगा, नहीं वो नोट्स जाके मिल भी सकते हैं और कहीं कहीं बिखर भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पर मेरी एक आलोचना है कि जब भी कोई भाषण होता है, 2 महान देश, 2 पुराने लोकतंत्र को लेकर जो ललित निबंधीय भाषण लिखे जाते हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा चला जाता है, मुझे लगता है कि हमें लोकतंत्र को लेकर, इसके स्वरूप को लेकर व्यवहारिक बातें करनी चाहिए कि इसकी क्या चुनौतियां हैं, नई चुनौतियां क्या हैं, वो महानता, गुणगान, ये सब मैं सबके भाषणों में देख रहा था कि लेके एक सिलसिला चला आ रहा है, पर उसकी आंतरिक चुनौतियों के बारे में हम खुलकर उतना बात नहीं करते। पर शायद ये इसी तरह से भाषण देने की परंपरा बनी है। हम और आप क्या कर सकते, अच्छा भाषण था और इस भाषण पर विश्लेषणों का सिलसिला चलता रहेगा अभी और जगहों से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।